अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताइए कि मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत ही तकरीबन आप ये समझ लें कि मोर देन 60% बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 गलत किया है। हालांकि ये आप अगर देखें कि ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। देखें, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। बस आप में से अक्सर बच्चों ने साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाई है बेटा, जो कि गलत है। अगर हाइड्रोजन गैस आप बनाएंगे तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो बेटा आपने जो रिएक्शन लिखना था वो था ये। अच्छा, हाइड्रोजन गैस किस रिएक्शन में बनती है, मुझे बता सकते हैं? मेटल प्लस एसिड। जी या बेटा, अगर मेटल और वाटर का रिएक्शन हो, जी सर, ये मेटल अगर ही होगा। सिर्फ मैं मेटल और वाटर का रिएक्शन करवाता तो फिर आपने बेटा यहां पर वो बना देना था हाइड्रोजन गैस। या आप जिस तरह सोडियम के साथ बेटा करवाते हैं रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर, तो उसमें NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पर बनती है बेटा हाइड्रोजन गैस, जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हो। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। ठीक है, तो ये आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक की हुई थी। अच्छा, दूसरा बेटा, वो कह रहा था कि आइडेंटिफाई द आइन दैट कॉजेज एन एक्वस सॉल्यूशन टू बी एल्कलाइन। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया, लेकिन बाज बच्चों ने कैल्शियम आयन लिख दिया। नहीं भाई, जो बेसिसिटी है वो OH की वजह से होती है, तो आइडेंटिफाई द आयन में आपने OH-1 लिखना था। अब बाज बच्चों ने सिर्फ OH लिखा है, ऐसे उनको मार्क्स नहीं मिले जी। क्यों? क्योंकि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डालना लाजमी था। तो OH वो आयन है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो आपके सोल्यूशन को बेसिक कर रहा है। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोग गलत ही करेंगे, क्योंकि ये, हालांकि बेटा आपको क्लास में भी बार बार बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि इसके बावजूद आप गलत करेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नजर आती हैं। बेटा देखें, वो यहां पर जो आपको कंपाउंड दे रहा है वो आयोनिक कंपाउंड है। MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। बेटा ये आयोनिक कंपाउंड है। और अब उसका क्वेश्चन सुने, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड। और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड उसने खुद बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए 2800, फिर 2600, फिर 25, फिर 1900। तो आपको बेटा अब यहां पर एक चीज देखनी थी कि आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आइंस। आयोनिक कंपाउंड्स बेटा आइन से मिलकर बने होते हैं। कौन से आइन से? पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आइंस। बेटा मुझे ये बताएं, इन आइंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा? बेटा नहीं। मॉलिक्यूल का वर्ड तो आप सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में यूज करते हैं। जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वाटर, अमोनिया, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये तो आयोनिक कंपाउंड था। आयोनिक कंपाउंड के अंदर ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो जो बच्चा जिसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वर्ड लिखा भी है बेटा, उसका तो एक मार्क वहीं से चला जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं लिखना। अगर वो आपसे ये पूछता, अगर बेटा वो आपसे ये पूछता कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कि यहां पर बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो आपने यहां पर कंपाउंड की नेचर देखनी थी, ये कौन सा मॉलिक्यूल है। ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आपने बिल्कुल बताना था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन कोवेलेंट आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता देते। तो बेटा पहली चीज जो यहां लिखनी थी, आपने ये बताना था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट देखे ना, डाउन द ग्रुप कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है? बिकमिंग वीक डाउन द ग्रुप। अच्छा, क्यों हो रही है? ये तो एक मार्क इसका मिलेगा। क्यों हो रही है भाई? इसलिए हो रही है कि
यहां पर अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ऑक्साइड तो सब में सेम है, ये है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओ बेटा इस तरह है, ठीक है, दिस इज, ये जो -2 है ये ओ को शो कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का साइज बेटा थोड़ा बड़ा होता है, ये जी कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का साइज उससे भी बड़ा होगा। तो बेटा मुझे ये बताएं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में, या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड में बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में। कि उसका जो साइज ऑफ द मैग्नीशियम आयन है वो छोटा है एज कम्पेयर टू कैल्शियम, जिसकी वजह से चार्ज जो है डेंसिटी ज्यादा होगी और चार्ज कम स्प्रेड ये होगा। एक वर्ड बेटा आपको मैंने बताया था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि बेटा देखें, मैग्नीशियम पर भी 2+ चार्ज है, कैल्शियम पर भी 2+ चार्ज है, स्ट्रोंशियम पर भी 2+ चार्ज है, लेकिन स्ट्रोंशियम पर जो 2+ चार्ज है ना बेटा, ये बहुत बड़े एरिया में है, देखें तो ये लेस डेंस हो जाता है, ये देखिए कितने बड़े एरिया में स्प्रेड हुआ हुआ है ये, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप बताएंगे, ये मार्किंग स्कीम की बेटा वर्डिंग है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। देखिए डेंसिटी का जहां वर्ड आता है ना, वहां वॉल्यूम को आप कंसीडर करते हैं कि चार्ज इन अ यूनिट वॉल्यूम। यहां पर बेटा +2 चार्ज था छोटे से वॉल्यूम में, यहां +2 चार्ज है लेकिन बिगर वॉल्यूम में है, यहां नीचे +2 चार्ज है और बिगर वॉल्यूम में है, तो ये चार्ज की डेंसिटी कम होती जा रही है बेटा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीकर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज होगा। अच्छा आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा वो कह रहा है कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स readily with some metals but each group 2 metal requires strong heating to the start the reaction with oxygen। बेटा एक चीज, ये मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में ये बात बताई थी और आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपकी गाड़ी के अंदर बेटा जो पेट्रोल है, गाड़ी अगर आपने बंद की हुई है तो पेट्रोल उस टाइम बर्न नहीं हो रहा होता गाड़ी में। अगर आपने गाड़ी को बंद किया हुआ है तो उस टाइम गाड़ी का पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा होता, हालांकि वहां पर ऑक्सीजन होती है। क्या रीजन आप बताएंगे, उस टाइम गाड़ी का पेट्रोल क्यों बर्न नहीं हो रहा भाई? क्यों? रिएक्शन टेम्परेचर नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं जी मिलती। बेटा, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है कि वो रिएक्शन स्टार्ट करें। तो आप जब स्विच ऑन करते हैं तो बेसिकली आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं और फिर वो रिएक्शन करते हैं। तो बेटा यहां पर एक ये यूनिवर्सल आंसर है बेटा, ये है यूनिवर्सल आंसर। जब भी आपसे वो ये क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन पूछे जी कि N2 और O2, आपके रूम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन नहीं कर रहे, बताएं जी क्यों नहीं कर रहे? तो आपने यही आंसर देना है कि इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन हॉट इंजन में, हॉट फर्नेसेस में रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि वहां इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। तो बेटा यहां पर भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दीज रिएक्शन। तो आप बताएंगे कि जो हीटिंग है, हीटिंग क्या करेगी, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी, ठीक है, या उसके बैरियर को ब्रीच करेगी। या आप ये कह सकते थे कि इनकी हायर एक्टिवेशन एनर्जी है बस इस रिएक्शन की। किस रिएक्शन की? ग्रुप 2 के मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है, तो लिहाजा आपको स्टार्टिंग में अच्छी खासी हीट देनी पड़ती है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक सवाल है मेरा, हम ये लिख सकते थे कि स्ट्रॉन्ग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने बताया कि जब भी ये यूनिवर्सल आंसर याद रखें, जब भी वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा, रीजन बताएं, तो आपने एक ही आंसर देना है, ये रिएक्शन इसीलिए नहीं हो रहा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन की, चाहे और वो रिएक्टेंट्स है या जो भी है, अगर मुझे बोलने दो बेटा, और वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ऐसे कि सपोज ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या आप ग्रुप 2 का मेटल और ऑक्सीजन ले लें, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा। तो जब आप हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होता है कि ये मेटल और ऑक्सीजन थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। हाँ जी, आप पूछो जुहेब। अच्छा सर, ये तो है अगर मेटल और मेटल्स का रिएक्शन। अगर किसी नॉन मेटल का या फिर किसी आयोनिक कंपाउंड का होता है, फॉर एग्जांपल किसी मेटल ऑक्साइड का या किसी कंपाउंड का, जैसा मेटल ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन होता, तो उसके लिए भी सपोज के अगर वो बोलते कि स्ट्रॉन्ग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर फर्ज करें लिखते,
तो किसी मेटल ऑक्साइड का HCl के साथ कहते स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, तो फिर भी हम क्या लिखते हैं कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल बेटा, आपको मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल आंसर है, जब भी वो ये कहे आपसे तो आपने यही आंसर देना है। अच्छा बेटा, अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था कि आपने बेरिलियम क्लोराइड में बॉन्ड एंगल बताना है। तो ये देखें बेटा, ये बेरिलियम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्योंकि बेरिलियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए भाई? 180। 180। इसमें भी अक्सर बच्चों ने 120 लिखा हुआ था बेटा। अब आगे आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन तो आप समझ लें कि मैक्सिमम बच्चों का ही गलत था ना। नहीं, एम्फोटेरिक वाला ठीक था, नीचे कैलकुलेशन वाला। एम्फोटेरिक बेटा ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन था। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि दैट कैन रिएक्ट विद एसिड और बेटा एज वेल एज बेस। बेटा यही डेफिनेशन पड़ी थी ना ओ लेवल्स के अंदर। जी सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये जो क्वेश्चन है बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, ये मेरा ये ख्याल है कि मेरी क्लास में तो एक ही बच्चे का ठीक है, सरोश हयात, मेरा ख्याल है तुम्हारा ठीक था ये, सिर्फ पूरी क्लास पूरे दो सेक्शन में, और M1 के अंदर भी एक दो बच्चों का ठीक था ये जो क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपने इसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या करनी थी, जरा गौर से देखिएगा। बेरिलियम ऑक्साइड BeO and aluminum oxide Al2O3 have similar chemical properties। अच्छा, अगर बेटा आपको वो ये बात ना भी बताता ना तो आपको खुद पता होनी चाहिए थी। क्यों भला? मैं आपको बताता हूं। पीरियोडिक टेबल बेटा मैं एक मिनट जरा ओपन कर लूं। ये बात जो है ना आप लोगों को खुद भी पता होनी चाहिए। एक मिनट सिर्फ। अच्छा बेटा, ये मेरी बात सुनिएगा। ये जो एलिमेंट्स, ये आपको देखें पीरियोडिक टेबल दिख रहा है बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट्स इस तरह डायगनली आ रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लिथियम का अगर आप डायगनली देखें तो कौन सा एलिमेंट इसके सामने आ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स डायगनल में आ रहे होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ये हर एक में होता है। बेरिलियम का जो होगा ना बेटा डायगनल, वो ये एल्यूमिनियम आ रहा है इधर, बेरिलियम का वेट इस तरह बेरिलियम का बेटा आ रहा है एल्यूमिनियम। इसी तरह बेटा बोरॉन का आ रहा है सिलिकॉन, कार्बन का फास्फोरस। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ सेम होती हैं। अच्छा, अब ये बात उसने आपको बता दी है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये बात आपको पता होगी। तो देखिए उसने खुद बता दिया कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। The beryllium tetrahydroxide anion is a product of the reaction between beryllium oxide and excess of concentrated OH. Construct an equation। अब देखें, अक्सर बच्चों ने यहां पर कोशिश की है इक्वेशन बनाने की ऐसे कि बेरिलियम ऑक्साइड लेकर उसका OH के साथ रिएक्शन करवाया है बेटा। बेरिलियम ऑक्साइड का OH के साथ रिएक्शन करवाया है। किसी ने 4OH कर दिया है, किसी ने क्या कर दिया, लेकिन उनसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। तो सर बेटा आप, 2 OH माइनस और 1 वाटर था। मैं बताता हूं बेटा, आपने यहां से हेल्प लेनी थी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं आपको बता देता हूं बेटा, पेज नंबर आप बाद में बुक में भी देखिएगा, मैं भी इसका रिएक्शन लिखूंगा। आप अपनी बुक पर जाएंगे तो पीरियोडिसिटी जो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पीरियोडिसिटी, तो पेज नंबर 156 पर ये रिएक्शन लिखा हुआ है बेटा। कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो पहले वो रिएक्शन देख लें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में जब हम बताते हैं ना बेटा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, तो इसको ये प्रूफ करने के लिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन एक्ट एज एन एसिडिक, तो उसका हम बेटा ये रिएक्शन दिखाते थे, Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 3 moles of water, it gives 2NaAlOH4। और बेटा ये रिएक्शन मैंने आपको कहा था कि आपने याद करना है। ये कहां पर आता है बेटा? जब हम ऑक्साइड्स पढ़ते हैं
पीरियड 3 के, तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में हमने कहा था कि ये एम्फोटेरिक है, एसिडिक भी बिहेव करता है, बेसिक भी बिहेव करता है, ठीक है। तो उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो उसका एसिडिक कैरेक्टर था उसको प्रूफ करने के लिए हम ये रिएक्शन लिखते हैं। अब इसने आपको यहां पर क्या बताया बेटा, उसने आपको ये बताया कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह रिएक्शन करता है। तो मतलब यही 3 रिएक्टेंट्स आपने बेटा लिखने थे फॉर द बेरिलियम ऑक्साइड, BeO प्लस, अभी मैं फिलहाल NaOH लिख रहा हूं, बाद में Na काट दूंगा क्योंकि हमने आयनिक इक्वेशन लिखनी है। NaOH प्लस वाटर, तो बेटा क्या बनेगा यहां पर, यहां बनेगा NaBeOH4। अब बेटा देखें, सोडियम मैं यहां से कट कर रहा हूं क्योंकि हमने आयनिक इक्वेशन लिखनी है, दोनों साइड से सोडियम को कट कर दूंगा, इधर से भी इधर से भी बेटा। तो जब मैं इसको कट कर दूंगा तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बेटा ये बनेगी, जरा चेक कीजिएगा भी आप इस इक्वेशन को कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है बेटा। चेक करें जरा बेटा इस इक्वेशन को, अब क्या ये बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है। अब देखें मैंने यहां -2 क्यों डाला, क्योंकि यहां से मुझे 2 सोडियम कट करने पड़े हैं। अगर मैं यहां 2 सोडियम लगा देता और बेटा यहां पर भी 2 सोडियम मैं लिख देता ऐसे करके, तो फिर तो मुझे कहीं पर चार्ज डालने की जरूरत नहीं थी, फिर बेटा इस तरह न्यूट्रल बनता है। लेकिन वो क्वेश्चन में डिमांड ये कर रहा है कि आपने ये आयोनिक जो है ना प्रोडक्ट बनाना है, BeOH4 2-, तो 2- मुझे ये शो कर रहा है कि यहां पर 2 सोडियम होंगे, तो इसलिए मैंने इनको यहां से कट कर दिया और यहां से बेटा दोनों सोडियम को कट किया और यहां पर 2- कर दिया और यहां से 2 सोडियम जब माइनस किया तो यहां भी 2- आ जाएगा। तो ये बेटा इक्वेशन लिखनी थी जो आप में से बहुत कम बच्चों ने सही लिखी है। तो इसको बेसिकली आपने लिंक करना था इसके साथ बेटा। अगर जिस बच्चे को ये इक्वेशन आती होगी वही बेटा बच्चा ये इक्वेशन लिख सकेगा। अच्छा आगे आ जाएं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम के 2 फीचर्स, बेटा पहला फीचर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरा फीचर बेटा कि इसका क्लोज सिस्टम होता है और कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये मैक्सिमम बच्चों का ठीक था। इस क्वेश्चन पे बेटा हम आते हैं जिसमें बहुत कम बच्चों ने सही मार्क्स लिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा। सबसे पहली चीज देखें इस क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड बना रहा है और O2, और बेटा इसके लिए केपी में देखें उसने आपको पता ना, केपी सिर्फ और सिर्फ आप किन के लिए यूज करते हैं, फॉर गैसेस के लिए यूज करते हैं। तो क्या केपी के एक्सप्रेशन में ये मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, नहीं आएगा, ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो इसलिए अब हम बेटा एक नई इक्वेशन लिखते हैं जो कि इक्वेशन होगी मेरे पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड इट गिव्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटा बस मेरे पास अब इक्वेशन रह गई है। बेटा आपको मैंने कहा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो टेबल बनाया करें। मुझे पेपर में किसी बच्चे का टेबल नजर आया, इतने गंदे तरीके से सॉल्व किया बेटा आप लोगों ने। इस तरह का टेबल हर बच्चा बनाएगा, इनिशियल मोल, यूज मोल, इक्विलिब्रियम मोल, क्योंकि ये केपी है बेटा, फिर आप आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन पर, और फिर बेटा आप आ जाएंगे पार्शियल प्रेशर पर। तो जब भी केपी के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है। सर वो जो 2 फीचर्स बताए थे उसमें क्लोज सिस्टम के अलावा क्या बताया था आपने? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा सर। तो बेटा आप जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये तो मैक्सिमम बच्चों का गलत है। अच्छा बेटा ये करने के बाद हम इसको, बड़ा आपको फिर बता रहा हूं, जब भी सीआई के अंदर जब भी आपने करना है क्वेश्चन इस तरह का टेबल हर बच्चा बनाए, ठीक है, फिर मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये बेटा उसकी मेहरबानी है कि उसने आपको खुद बता दिया केपी ये है। अगर वो ये ना बताता तो अक्सर बच्चों ने सॉलिड भी केपी के एक्सप्रेशन में डाल देना था, मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर वो ये ना देता ना एक्सप्रेशन और आपसे कहता है जी इसका केपी लिखें, तो अक्सर बच्चों ने केपी ऐसे लिख कर आना था, ऐसे लिख कर आना था या नहीं बेटा, बताएं जरा खुद। मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाल देना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डाल देना था। तो बेटा इसमें थोड़ी एहतियात करनी है।
कह रहे जी एट 1.0 into 10 की पावर 5 पास्कल and 500 Kelvin 70% of the initial amount of chlorine has reacted। बेटा क्लोरीन की इनिशियल मोल उसने बताए हैं आपको, जरा ये बताएं। तो क्लोरीन टेक्निकली बता दिए, उसने बता दिए एच मोल शुरू में थे और आखिर में 0.3 एच। हाँ बेटा देखिए, उसने ये नहीं बताया कि इनिशियल मोल क्लोरीन के कितने हैं, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, जब वो ना बताए बेटा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x मोल ऑफ क्लोरीन, इनिशियल मोल है x, क्योंकि हमें इनिशियल नहीं पता बेटा, और ऑक्सीजन तो भी इनिशियल में 0 होंगे, तो ये बेसिकली x को आप 1x बेटा पढ़िएगा, ये x मीन 1x, 1 पीछे लगा हुआ है इसके, ठीक है जी। अच्छा अब सर बेटा 2 देखिए, नहीं है इनिशियल? बेटा इक्वेशन में 2 है, इक्वेशन में 2 है, बैलेंस इक्वेशन में, ठीक है। ये आप जो 2 कह रही है ना, ये 2 मोल बेटा बैलेंस इक्वेशन में है। हमें ये नहीं पता कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में तो उस टाइम उसने कितने इनिशियल मोल लिए। ओके सर। अब वो देखिए, बस उसने क्या बताया हमें, उसने हमें ये बताया है कि जो इनिशियल मोल आपने क्लोरीन के लिए है ना बेटा, जितने भी लिए, अब ये नहीं पता कितने लिए, लेकिन जितने भी आपने इनिशियल मोल लिए हैं उसका कितने परसेंट ने रिएक्शन किया है बेटा, कितने परसेंट ने रिएक्शन किया है? 70%। 70% में। तो सपोज आपने x मोल लिए हैं बेटा, x का मतलब है 1x, तो मुझे ये बताएं अगर आपने 1x लिया है तो उसका 70% कितना होगा 1x का? 0.7 एच। यस बेटा, तो यूज मोल जो है बेटा, जो यूज मोल होंगे वो आपके पास आएंगे 0.7x, ये बेटा यूज मोल है। यूज मोल हमेशा रिएक्टेंट के होते हैं, ठीक है जी। अब बेटा इक्विलिब्रियम मोल कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोल में से यूज मोल को माइनस कर दें, आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ जाएंगे बेटा। माइनस करें 1x में से 0.7x, 0.3 0.3x। अब बेटा देखें जितने मोल इसके, जो मोल यूज हुए हैं बेटा, ये जो इसके मोल यूज हुए हैं किसके? क्लोरीन के, उन्होंने यूज होकर क्या चीज बनाई है? O2। O2 ऑक्सीजन बनाया है। और बेटा जरा रेशो चेक करें, जो स्टूडेंट अभी ये मुझे कह रही थी ना कि 2 बेटा, वो सिर्फ यहाँ रेशो चेक, रेशो के लिए यूज करेंगे। अब आप रेशो चेक सर करें 0.35x। जी बेटा, पहले रेशो चेक कर लें कि अगर 2 मोल क्लोरीन के बेटा बनते हैं तो ऑक्सीजन, 2 मोल क्लोरीन के यूज हो तो 1 मोल ऑक्सीजन का बनेगा। 2:1 है, मतलब जितने मोल बेटा, जितने मोल आप क्लोरीन के यूज करेंगे उसका हाफ ऑक्सीजन बनेगा। तो आपने यहां पर क्लोरीन के मोल यूज किए हैं 0.7x, तो इसका हाफ बनेगा बेटा यहां पर 0.35x। ऐसी है बेटा जी बेटा। यस सर। जी सर। अब बेटा Yes, आपने sir. ये बताया है कि जब भी आपने केपी के क्वेश्चन करने होते हैं, जब भी केपी के क्वेश्चन करने हैं, तो जब इक्विलिब्रियम मोल आएगा तो उसका सम कर लिया करें। टोटल मोल आपको चाहिए होते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है। तो 0.3 प्लस 0.35x कितना हो जाएगा? 0.65 एच। 0.65x, ये है बेटा आपके पास टोटल मोल। इसको मैं NT लिख देता हूं, ये याद रखिएगा। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो 1 मोल क्लोरीन के गैस क्या है बेटा, ये सॉरी 1 मोल कह रहा हूं, यहां पर क्लोरीन के मोल्स कितने हैं? 0.3x, और टोटल मोल कितने हैं जी? 0.65x। तो बेटा क्या आंसर आएगा बताएंगे जरा? जीरो पॉइंट थ्री को डिवाइड कर दें 0.65 से। 0.46। 0.46। 0.46। ठीक है बेटा, आगे देखें, आगे वैल्यू क्या आ रही है? कोई 0.46 के आगे क्या आ रहा है? सर 1.5। ठीक है, बस ठीक है फिर। अच्छा बेटा, यहां पर इसके मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऑक्सीजन के, तो 0.35x डिवाइडेड बाय 0.65x। तो बेटा यहां क्या आ रहा है? 0.54x। 0.54x। x नहीं आएगा ना बेटा, x तो कैंसिल हो जाएगा। 0.54 है। 4 के आगे क्या आ रहा है भाई? तो 1 बनता 4 के आगे है। क्या आ रहा है? 4 के आगे क्या आ रहा है? सर 0.5, सर 0.538 है, हमने राउंड करके ठीक है 0.54 ठीक है बेटा, फिर ठीक है। अच्छा बेटा, अब पार्शियल प्रेशर पर आ जाए। पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लिया करें। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया करें, तो मोल फ्रैक्शन है 0.46,
मल्टीप्लाई कर दें इसको बेटा टोटल प्रेशर जो कि कितना है 1.0 इंटू 10 की पावर 5। इसी तरीके से बेटा यहां पर 0.54 इंटू 10 की 1.0 इंटू 10 की पावर 5, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ गई। बस इसको उठाकर यहां पुट करें बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.54 इंटू 1.0 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर 0.46 इंटू 1.0 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर बेटा। तो क्या आंसर आएगा जी बताएं, जरा इसको सॉल्व करें जल्दी से। अरे बेटा एक दूसरे के इंतजार में ना बैठे रहे, हर बच्चा सॉल्व करे। बेटा कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है? 2.55 into 10 raised to the power minus 5. 2.55 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है जी। अब बेटा आगे चलते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट में मुझे समझ नहीं आई। अच्छा यूनिट में अक्सर बच्चों ने यूनिट सही निकाल लिया, लेकिन बाज बच्चों ने एटीएम लिखा हुआ है, इस पे बड़ी हैरानगी हो रही है भाई। वो यूनिट यूज कर रहे हैं पास्कल, तो आप क्यों एटीएम में आंसर दे रहे हैं? आपने यूनिट निकालनी है। देखें ऊपर पी एक दफा है तो 1 पास्कल ऊपर आएगा, नीचे पी का स्क्वायर है तो नीचे पास्कल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये स्क्वायर से पास्कल कैंसिल हो गया तो पास्कल 1 माइनस, तो ये यूनिट आनी चाहिए। किसी ने लिखा हुआ है एटीएम -1, किसी ने लिखा हुआ है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। भाई जो यूनिट उसने यूज की है उसी के बेस पर आंसर देना होता है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बेटा यहां पर तो जो क्वेश्चन था कि पहले उसने कहा कि डिड्यूस द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरोक्साइड। बेटा ये है O2 2 माइनस। बेटा O2 के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? 2 माइनस। O2 के माइनस ओवरऑल चार्ज है 2 4 माइनस। आपने minus- पर ऑक्साइड, आपने एक ऑक्सीजन पर बताना है, एक पर कितना होगा भाई? 1 माइनस 1 माइनस होगा, तो आपको बेटा ये लिखना था -1। ठीक है, ये अक्सर बच्चों का ठीक है। अच्छा फॉर्मेशन के अंदर बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन याद नहीं की हुई, बास बच्चों ने, अक्सर बच्चों का ये ठीक था फॉर्मेशन वाला, कि आपने ये बताना है एनर्जी चेंज। इसमें बताना था बेटा एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अच्छा बास बच्चों ने लिखा है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, मैंने अभी तो ठीक कर दिया है, कैम्ब्रिज वाला ठीक नहीं करेगा भाई, सीआईज में वो ठीक नहीं करेगा। आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस लिखना है। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, किससे बनेगा भाई? फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। बेटा बास बच्चों ने स्टैंडर्ड स्टेट्स नहीं लिखा, उनके 1 मार्क कट गए, सिर्फ 1 ही मार्क फिर उनको मिला है। इसलिए डेफिनेशन में एहतियात किया करें, पूरी वर्डिंग यूज किया करें। अब बेटा आते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा हमारा हेसिस लॉ से रिलेटेड, यहीं पर हम साथ में जगह यहां कर लेते हैं। ये देखिए बेटा क्वेश्चन ये था कि यूज द डाटा गिवन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है और ये गिवन डाटा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, और ये क्या लिखा है जी? फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा? फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जब 1 मोल, ये मैं यहां सामने इसके इक्वेशन भी बेटा लिख रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन फिर याद हो जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बनेगा? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कि जब 1 मोल, बेटा ये इसकी डेफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो बेटा जब आप 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जी बताएं? 602 किलो जूल्स जी पर बेटा। मोल। अब दूसरी देखें, दूसरा उसने क्या डाटा दिया हुआ है? H2O2 कि जब 1 मोल बेटा, कि जब 1 मोल आप जब H2O2 बनाएंगे, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, फ्रॉम इट्स एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बेटा क्या मिस्टेक है इसमें? इस इक्वेशन को अगर मैं लिख कर आऊंगा तो वो मुझे पूरे मार्क्स नहीं देगा, बताएं क्या मिस्टेक की है मैंने?
फॉर्मेशन के लिए, अगर वो मुझे कहता है जी कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 और मैं ऐसे लिख कर आ जाता हूं, तो क्या मिस्टेक होगी भाई? मैंने स्टैंडर्ड स्टेट्स दिए। नहीं डाले, स्टेट सिंबल्स डालना मस्ट है। तो बेटा 1 मोल ऑफ H2O2 इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, कितनी एनर्जी चेंज आएगी? -188। इसी तरह बेटा वाटर लिक्विड और इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो ये मैंने 1 रखना बेटा, अपनी प्रोडक्ट वाली साइड 1 रखनी है, इसको चेंज नहीं करना। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो बेटा ये है जी एलिमेंट। ये बेटा गिवन डाटा है हमारे पास, ठीक हो गया। और ये इक्वेशन है, अब मैं यहां लिखता हूं बेटा, देखिएगा MgO प्लस H2O2 लिक्विड, it gives MgO2 solid plus water liquid। कितनी एनर्जी चेंज हो रही है भाई जब ये रिएक्शन हो रहा है? सामने लिखा हुआ है, बताएं। -96 -96 किलो जाउल्स पर मोल। बड़ा हेसिस लॉ यूज करेंगे आप लोग। ये 3 इस तरह के बेटा कॉर्नर्स बना लें, 3 कॉर्नर्स और एक नीचे। बड़ा ये जो गिवन डाटा की तीनों इक्वेशन नजर आ रही हैं आप लोगों को? ये गिवन डाटा की 3 इक्वेशंस दिख रही हैं? जी सर। इन 3 इक्वेशंस को मैंने इस ट्राइंगल में फिट करना है भाई। इन तीनों इक्वेशंस को मैंने इस ट्राइंगल में फिट करना है। तो पहली इक्वेशन की बात करते हैं। पहली इक्वेशन में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। कहां पर है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड? इन 3 कॉर्नर्स में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड किधर है? ये है। तो बेटा क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपको मिल गया, इसके रिएक्टेंट्स नीचे लिख देंगे यहां पर बेटा, Mg और ½ O2, और बेटा क्या करेंगे, एरो नीचे से ऊपर लगा देंगे। देखिए किसी बच्चे को कोई मसला है इस एरो के ऊपर, इस एरो की डायरेक्शन पर? बेटा ये ऐसे ही लगेगा एरो। जी बेटा सर यस यस ही लगेगा क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अब बेटा मैंने यहां पर देखें 1 मोल बन रहा है, तो इसके लिए एनर्जी चेंज क्या होगी? -602। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप आगे आ जाएं इसमें, ये जो H2O2 बन रहा था, H2O2 के लिए इक्वेशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले तो ढूंढे H2O2 किधर है भाई? ये है जी H2O2 लिक्विड। तो बस इसके रिएक्टेंट्स आप नीचे लिख दें, H2 गैस, O2 बेटा यही भी लिख सकते हैं आप, दोबारा लिखना चाहते हैं दोबारा लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि मैंने H2O2 लिख दिया, तो बेटा इसके लिए ये आ रही है जी आपके पास -188। तीसरा बेटा क्या है हमारे पास? वाटर लिक्विड, ये है जी H2O। इसके लिए हम इन्हीं 2 को दोबारा यूज कर लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, H2 और O2। तो बेटा ये आपके पास वाटर आ रहा है और इसके लिए है -286। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूज द डाटा गिवन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2। ये है बेटा जो आपने फाइंड आउट करना है, दिस इज X, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब तो काम आसान हो गया है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अब आपने ये देखना है कि कौन सा कॉर्नर, ये बेटा 3 कॉर्नर है ना इस ट्राइंगल के, कौन सा कॉर्नर ऐसा है जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं। मैं चले इसको कहता हूं कॉर्नर नंबर 1, ये कॉर्नर नंबर 2, ये कॉर्नर नंबर 3। किस कॉर्नर से तमाम एरोज निकल रहे हैं वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा भाई। क्या ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट या नहीं बेटा? यहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं। यस जी सर। Yes, sir. और बेटा तमाम एरोज किस कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं? तमाम एरोज की डायरेक्शन कॉर्नर नंबर 3 की तरफ। ये 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 2 आगे फिर फर्दर 3 की तरफ जा रहा है। तो ये आपका एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बेटा, जहां से तमाम एरोज निकल रहे होते हैं, और जहां तमाम एरोज जा रहे होते हैं दैट इज द फाइनल पॉइंट। तो बेटा अब आपने हेसिस लॉ अप्लाई करना है कि आप चाहे एक रिएक्शन करते हैं शॉर्ट रूट से, या आप बेटा वो रिएक्शन करते हैं किसी लॉन्ग रूट से। मतलब यहां से यहां तक अगर आप जाएं, यहां से यहां तक, या आप यही MgO2 और वाटर बनाने के लिए बेटा ये रूट यूज करें, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ओवरऑल एनर्जी चेंज रिमेन्स सेम। तो ये है रूट नंबर 1,
ये है बेटा रूट नंबर 2। हेसिस लॉ ये कहता है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहेगी, तो मैं अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ रूट 1 में जो एनर्जी चेंज आएगी वो रूट 2 के बराबर होगी। रूट 1 में जो एनर्जी चेंजेस है कौन कौन सी है देखें। रूट 1 में ये एनर्जी चेंज आ रही है, एक ये एनर्जी चेंज आ रही है, तीसरी कौन सी आ रही है भाई, ये आ रही है। बेटा रूट 1 की एनर्जी चेंजेस कैसे निकालेंगे, आपने इस एरो को देखने के, जो मैंने रूट 1 का एरो बनाया ना बेटा ब्राउन कलर से, इसके अंदर जो जो एनर्जी चेंजेस आ रही है वो आप रूट 1 में लिखेंगे। -602 आ रही है, -188 आ रही है, -96 आ रही है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं जी, -602 -1। अच्छा, इसको आप एक स्टेप इस पे मिस नहीं करना, उसमें फिर आप लोगों का आंसर जो है ना बेटा गलत आ जाता है। आपने इन तमाम एनर्जीज को सम करना है, -602 प्लस -188 प्लस -96 इज इक्वल टू रूट नंबर 2। बेटा रूट नंबर 2 में आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो जरा देखिएगा। रूट नंबर 2 में एक ये वैल्यू आ रही है -286 और एक ये x आ रहा है जी, बस। तो -286 और ये प्लस x आ रहा है। यहां से बेटा आप x निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम x निकाल लेते हैं जी, यहां पर -602 -188 -96 -286 को इधर ले जाएं, +286 इज इक्वल टू x। ये x बेसिकली क्या है, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2 है बेटा। ये बेटा क्या आंसर आएगा जी, जरा इसको सॉल्व करें शाबाश जल्दी से। -600 -600 इज द आंसर। अब बेटा ये आप लोगों ने करना था, जो कि मुझे समझ नहीं आई कि इसमें सर अक्सर अगर स्टेट सिंबल्स ना लिखे हो तो मार्क्स कटेंगे। बेटा यहां पर ना इसके अंदर ये जो आप ट्राइंगल बना रहे होते हैं हेसिस लॉ, यहां पर स्टेट सिंबल्स आप डाल दें एहतियातन, यहां वैसे कटते नहीं है। कटते वहां पर है जब वो आपसे ये कह रहा हो ना कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो वहां पर तो स्टेट सिंबल्स डालना मस्ट है। ये जो इस तरह की इक्वेशंस आपसे वो कह रहा होता है लिखें। अच्छा सर, आप कोशिश करें हेसिस लॉ में भी डाल दें, इस ट्राइंगल में बेटा डाल दें। सर मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो ये जल्दी से हाँ आपने सर ये बॉक्स जो नंबर 1 बनाया है, इसमें आपने एक सेकंड सर बॉक्स दिखाएं एक सेकंड। जी बेटा, आपने इसमें मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 प्लस H2 प्लस O2 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके बजाय प्लस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दें और यानी बैलेंसिंग ना शो करे तो फिर भी कोई मसला नहीं आएगा। ठीक होगा बेटा, ठीक होगा, कोई गलती नहीं ओके होगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, मैग्नीशियम पेरोक्साइड। अच्छा ये बात मैं यहां लिख देता हूं साइड पर कि एक जो आपने अभी ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2 या फाइंड आउट कर चुके हैं, -600 है जी। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यूज योर आंसर टू G3। बेटा यही है आपका आंसर G3, ये जो मैंने यहां लिखा है भाई। टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, बेटा आपने इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है। देखें कैसे करेंगे। MgO2 it gives MgO half mole of oxygen gaseous form। ये बेटा आपने इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इसी तरह के बेटा आप एक हेसिस साइकिल वहां पर जो है ना एक हेसिस ट्राइंगल बनाए और नीचे आप बेटा एक ऐसे एक और बॉक्स बना दें। बेटा MgO2 तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgO2 कि Mg प्लस O2 इस अगर बेटा 1 मोल आप MgO2 बनाएंगे तो कितनी एनर्जी चेंज आती है, -600। और बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी आपको पीछे टेबल में गिवन है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन टेबल में गिवन है, कितनी है जी, -602। ये है जी आपके पास -602। आपको पता है बेटा एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट तो एलिमेंट से ही बनेगा ना, तो उसकी फॉर्मेशन चेंज इन एनर्जी 0 ही होती है। तो आपको यहां लिख दें या ना लिखें बराबर है, लेकिन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो अब बेटा आपके पास यहां पर ये ट्राइंगल है, डेल्टा एच आपने फाइंड आउट करना है, वही तरीका आप अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा ये है, क्योंकि यहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, यहां पर तमाम एरोज जा रहे हैं। तो बेटा एक रूट आपका ये बनता है और एक रूट आपका ये बनता है, ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने की। तो रूट 1 जो है बेटा, ये रूट 1 कह दें, इसको रूट 2 कह दें। रूट 1 में दो चीजें आ रही हैं जी, कौन कौन सी, -600
प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू √2 में एक ही चीज आ रही है -602। अब बेटा आपने क्या करना है जी, डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -602 प्लस 600 इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। बेटा इसका आंसर था -2। ठीक है, ठीक है बेटा, मुझे बताइए। Yes, sir. अब मैं आगे चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम बच्चों का ठीक था, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। कैलकुलेशन वाले को मैं चाहता हूं कि जरा, हाँ यहाँ काफी मिस्टेक्स हैं जी। अभी ऑर्गेनिक भी करानी है बेटा, तो थोड़ा जो है ना आप किसी ने क्लास के बीच में नहीं जाना, ठीक है, फायदा नहीं होगा। पूरा पेपर एक दफा सुन ले तो फिर आप बेशक चले जाइएगा। बेटा यहां पर बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन देखें, दो चीजों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। फिलहाल मैं अभी एटमाइजेशन को नहीं डिस्कस करता क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के लिए याद रखें बेटा, जब भी, अच्छा एक तो ये बात याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी की टर्म जो है ना, ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर अप्लाई होगी? कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। अच्छा ये जो टर्म्स है ना जितनी भी बेटा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन एक गुजरा है जिसमें वो मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, वहां पर भी बॉन्ड लेंथ की बात की हुई है बेटा। बॉन्ड लेंथ की जो टर्म है वो हम यूज करते हैं फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। वहां पर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे आप, जो आयोनिक कंपाउंड की वो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यहां बेटा उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय टर्म बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा आपने इसमें ये लिखना था, दो चीजें लिखनी थी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका 1 मार्क मिलना था बेटा, इसका 1 मार्क था। और मैक्सिमम 95% बच्चों ने यहां तक लिखकर छोड़ दिया। आगे लिखना था इन इट्स गैसियस स्टेट, इन इट्स गैसियस स्टेट। क्यों लिखना था बेटा, अभी आपको इसकी रीजन समझा देता हूं। ये देखें, आयोडीन है मेरे पास बेटा, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है ना। मुझे ये बताएं, मैं अगर बेटा इसको एटम्स में कन्वर्ट करता हूं ऐसे करके, मुझे ये बताएं बेटा, मुझे इसकी कौन कौन सी जो है ना आप कह दें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ेंगी अगर मैं इस आयोडीन मॉलिक्यूल को आयोडीन के एटम में भेज रहा हूं। पहली चीज, मुझे बिटवीन दी टू आयोडीन मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ब्रेक करनी पड़ेंगी, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। देखें आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में होने का मतलब है ये कि ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये बेटा दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये बेटा तीसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल। तो अगर आप इस आयोडीन के मॉलिक्यूल को एटम में भेजना चाहते हैं तो आपको आईएमएफ भी ब्रेक करनी पड़ेगी और आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो है ना, ये आयोडीन सॉलिड से जो आयोडीन एटम में जा रहा है, दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी। इसमें तो देखिए आप दो चीजें ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक नहीं कर रहे, साथ में क्या चीज और भी ब्रेक कर रहे हैं जी बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस, तो ये बॉन्ड एनर्जी नहीं होती बेटा। बॉन्ड एनर्जी के लिए आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म। अगर आप ये एग्जांपल लिख कर आएंगे बॉन्ड एनर्जी में तो दिस वुड बी रॉन्ग एग्जांपल। ये रॉन्ग एग्जांपल है भाई। बॉन्ड एनर्जी के लिए लाजमी होता है कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में, ताकि जितनी भी एनर्जी अब आप दें वो सारी की सारी एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो। तो इसको आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एटमाइजेशन के अंदर, एटमाइजेशन इससे डिफरेंट है, उसके अंदर आप एलिमेंट को ब्रेक करते हैं एटॉमिक फॉर्म में, चाहे एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या जिस मर्जी फॉर्म में हो। लेकिन बॉन्ड एनर्जी के अंदर बेटा अगर मजीद इसके आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बेटा काफी सारे अच्छे बच्चों ने भी मिस्टेक की हुई है। क्या कि आंसर जो है माइनस में निकाला हुआ है बेटा। बॉन्ड एनर्जी का वर्ड, वैसे तो बॉन्ड एनर्जी का जो वर्ड है ना बेटा, ये दोनों के लिए यूज होता है।
कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड और एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। लेकिन एक बात गौर से सुने, अब जब भी वो एग्जाम में सिंपल बॉन्ड एनर्जी का वर्ड यूज करे तो आप इससे ये एज्यूम करेंगे कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपसे पूछना चाह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी है। जब भी सिंपल बॉन्ड एनर्जी बोलेगा तो उससे मुराद यही होगी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो कह रहे हैं जी कि यूज द डाटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएच बॉन्ड एनर्जी। आपने एनएच की बॉन्ड एनर्जी बेटा फाइंड आउट करनी है। बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप हेसिस साइकिल भी बना सकते हैं, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेटा, जो मर्जी मेथड यूज कर ले। तो फॉर्मूला ये था जो ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। डेल्टा एच तो उसने बेटा बता दिया था -92। एनर्जी टेकन इन का मतलब है कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बेटा कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। किन बॉन्ड्स को? ये जो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन करना हो ना बेटा, अपना इक्वेशन इस तरीके से लिखा करें, तो तमाम बॉन्ड उसमें शो किया करें। तो अब बेटे यहां पे देखें कि ये 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको? 944। तो ये बेटा आ जाएगा 944 प्लस 1 मोल जो है ना हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी है वो है 436। लेकिन यहां पर बेटा 3 मोल आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 436। ये यहां पर ब्रैकेट बंद कर दें, फॉर्मूले का माइनस का साइन लगाएं। एनर्जी गिवन आउट, बेटा यहां पर जो बॉन्ड जब बनेगा ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है बेटा। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं जी? 6 बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन दी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेटा इसको ऐसे लिख दें। अब आपने बेटा NH की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? NH को उधर ले जाए, 92 को इधर ले आए। बेटा ये आ जाएगा 6NH इज इक्वल टू, मैं NH को बेटा इधर ले गया हूं, 92 को इधर ले आया हूं। 944 प्लस 3 इंटू 436 प्लस 92। तो बेटा अब आप NH एक की आपने बतानी है, तो 944 इंटू 3, सॉरी प्लस होगा ये बीच में, प्लस 3 इंटू 436 प्लस 92 डिवाइडेड बाय बेटा 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा यहां पर 390 प्लस 390 में आएगा, ठीक है। माइनस मगर करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बेटा काफी मिस्टेक्स हैं, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था और मुझे नहीं समझ आई कि यहां पर अक्सर बच्चों ने अपने मार्क्स क्यों लूज किए। देखें, वो कह रहा है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट 400 डिग्री इज शोन। EA represents the activation energy. Use the same axis. Sketch a second curve to indicate the Boltzmann distribution at high temperature. बेटा ये आपको x एक्सिस के ऊपर मॉलिक्यूलर एनर्जी बता रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या हो रही है भाई? बताइएगा, लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो। और ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या बता रहा है भाई? ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बेटा यहां देखें इस सारे जगह पर ना मॉलिक्यूल्स हैं। यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक है, मोर एनर्जेटिक। यहां जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, यहां जो मॉलिक्यूल है वो लीस्ट एनर्जेटिक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दरमियान में जो है वो मॉडरेट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब वो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो मुझे ये बताएं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। पहले मैं सही वाली डायग्राम बनाता हूं, फिर रॉन्ग वर्जन सारे आपको बनाकर दिखाता हूं बेटा कि कौन कौन सी डायग्राम आप बनाएंगे तो रॉन्ग होगी।
ये बेटा देखें, ये है सही डायग्राम। इसमें क्या आपने एहतियात करनी है पहले वो सुन लें बेटा। जो आप हायर टेम्परेचर पर पीक बनाएंगे वो पीक पहली वाली पीक के मुकाबले में नीचे होनी चाहिए। ये देखें बेटा, ये पीक थी लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर जो पीक आएगी वो बेटा क्या होनी चाहिए? हाई टेम्परेचर पर पीक क्या होनी चाहिए बेटा? लो होनी चाहिए। पहला डिफरेंस, इसके मार्क्स हैं। दूसरा बेटा, जिस चीज की आप लोगों ने बिल्कुल परवाह नहीं की वो ये है बेटा, ये जो एरिया मैंने यहां से निकाला है ना बेटा, ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए इस एरिया के। ये बात समझ आ रही है मेरी, जो मैंने भी आपको बताई है, ये कि ये जो एरिया मैंने शिफ्ट किया बेटा लो मॉलिक्यूल वाला, ये जो आप आगे लेके जा रहे हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक किए हैं मैं उस पर आता हूं बेटा। इसकी डायग्राम आपको, अब जरा रॉन्ग वेरिएंट देखें जो आप लोगों ने बनाए हैं, वो रॉन्ग होंगे। कैसे जी? बाज बच्चों ने तो बिल्कुल ऑपोजिट बनाए हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया भाई। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये कर्व बेटा ठीक होनी थी, लेकिन कब? अगर वो क्वेश्चन में क्या पूछता, यहां पर लेस टेम्परेचर, क्या पूछता? लोअर लेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये कर्व उस वक्त ठीक होनी थी जब वो आपसे लो टेम्परेचर का पूछता बेटा, तो फिर आपने ये बतानी थी, लेकिन अक्सर बच्चों ने ये बताई है, उनके लिए 0 हो गए। जब बाज बच्चों ने क्या मिस्टेक की है बेटा, उन लोगों ने ऐसे बनाई है बाज बच्चों ने कि पीक तो नीचे कर दी, बताएं जी, यहां से सिर्फ इतने मॉलिक्यूल शिफ्ट किए और आगे देखें जरा फ्रैक्शन कितना बढ़ा दिया। क्या मार्क्स मिलने चाहिए इस पर? नहीं बेटा, ये एरिया बराबर होना चाहिए, आपको ये बताया मैंने, ये दोनों एरियाज, तो इस पे बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बाज बच्चों ने बेटा मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल क्लियर ये सेकंड पीक क्यों नहीं नीचे करते? बाज बच्चों ने ऐसे बनाया भाई, वो भाई इतना थोड़ा सा डिफरेंस क्यों डाल रहे हैं? एग्जामिनर को मौका ना दें कि वो आपके मार्क्स काटे। ये सेकंड पीक थोड़ी नीचे कर लें, इतना क्लोज जाने का फायदा नहीं है बेटा। ये सेकंड पीक जो है आप अच्छी खासी नीचे करें ताकि उसको सही तरीके से पता चले कि जी ये ठीक है। देखें, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंस के बाद इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो एरिया है ये इसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज बेटा मुझे ये बताएं कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अच्छा बेटा ये बताएं कि जब हमने ये टेम्परेचर बढ़ाया यहां पर, ये भी अभी सही नहीं बनी बेटा, देखिए ये गलत है, इसकी आपने इसको पहले, अच्छा बेटा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मुझे ये बताएं कि मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या होगा। हरी अप, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आ रहा है। चलिए हम इस तरह करते हैं, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूं। यहां पर हम सपोज करते हैं बेटा कि अभी 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर पर जब मैंने टेम्परेचर बेटा हाई कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पर आपने बेटा मुझे बताना है कि अब कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की 100 से, या 100 के से कम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है हाई टेम्परेचर पर? ज्यादा मॉलिक्यूल्स 100। यस बेटा, ये याद रखना है आपने कि हाई टेम्परेचर पर मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। देखें कैसे कि इस जगह पर अब इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है इन मॉलिक्यूल्स की, जबकि लो टेम्परेचर पर बेटा सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पर जो हम देख रहे थे, लो टेम्परेचर पर सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। लेकिन हायर में क्या हुआ, ये येलो कलर का जो शेड मैं बना रहा हूं, ये बढ़ गए मॉलिक्यूल्स। ऐसी बात है या नहीं है? जी सर। अब जरा क्वेश्चन पढ़ें जी। इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोगों ने आसान क्वेश्चन था और बच्चों ने मिस्टेक की हुई है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ ले बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले सवाल में लो टेम्परेचर पे कर्व बना के दिखा सकते हैं? जी बेटा एक मिनट बेटा, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट ना कर ले, फिर मैं बना देता हूँ बेटा, फिर मैं बना देता हूँ इसके बाद बेटा। विद रेफरेंस टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए यहां पर उसने इसको बोल्ड करके लिखा है, लेकिन अक्सर बच्चों ने इसकी परवाह नहीं की भाई।
जब वो चीज बोल्ड करके लिख रहे हैं इसका मतलब है कि उसकी बेस पर आपने आंसर देना है। अक्सर बच्चों ने ओ लेवल्स वाला आंसर लिखा है क्या कि वो कह रहे जी बताएं जी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। अक्सर बच्चों ने ये लिख कर आए हैं जिसके उनको मार्क्स मिले हैं। उन्हें लिखा है जी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलिंग। इनके बेटा उनको 2 मार्क्स मिल गए, लेकिन आपको 1 मार्क इसलिए नहीं मिलेगा अभी क्योंकि आपने बोल्ट्जमैन की बेस पर नहीं बताया। आपको यह बताना था एंड मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अब जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी है। सर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट लिख दें तो मार्क मिलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा भाई। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आपने रेट ऑफ प्रोडक्शन को भी तो बताना है ना, तो आपने उसमें इफेक्टिव कूलिंग की बात करनी है और ये बताना है कि मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इफेक्टिव कूलिंग होगी, और फिर एक्टिवेशन एनर्जी का भी बताना है, तब 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। सर और उसने लिखा है रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी 1 रेट ऑफ प्रोडक्शन सर रेट ऑफ रिएक्शन है। 1 मिनट बेटा, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने यहां पर क्या मिस्टेक की है। अब जरा मिस्टेक जरा देखिएगा। आप में से अक्सर बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस, और आगे उसने लिखा है जी, बच्चों ने लिखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। भाई यहां पर ये है, वो आपसे अमाउंट की बात कर रहा है या रेट की बात कर रहा है, ये बताएं। रेट का मतलब है कि कितना फास्ट बनेगा। रेट का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट कितनी ज्यादा बनेगी। रेट का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फास्टर होगा या स्लो होगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखें, जब वो आपसे अमाउंट की बात करता है, अमाउंट की, तो ये मोस्टली बच्चों का ठीक था कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका अमोनिया बेटा कम बनेगा और बैकवर्ड चला जाएगा। अच्छा, इसमें बेटा मैं एक कर्व पहले वो बना दूं जिस स्टूडेंट ने पूछा, फिर जोहेब मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूं। कर्व बेटा लो टेम्परेचर पर कैसे बनेगी? हाई टेम्परेचर के ऑपोजिट कर दें। अगर आप टेम्परेचर बेटा कम करेंगे तो टेम्परेचर के कम करने से मॉलिक्यूल्स किस साइड पर शिफ्ट होंगे, ये बताएं जी। टेम्परेचर कम करने से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी बेटा, बेटा ये पीक आप इस तरह की बनाएंगे, ऐसे, ठीक है भाई? जी सर जी। अच्छा बेटा, अब बेटा यहां पर आ जाएं जहां पर आपने बेतहाशा गलतियां की हैं बेटा इन क्वेश्चंस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा गलतियां इधर हुई हैं, ठीक है? एक मैं जरा, आज मैंने अपने बच्चों की ना अटेंडेंस भी चेक करनी है, मैं जरा इनकी पिक्चर ले लूं। वेट अ मिनट बेटा। तानिया, अच्छा, अब बेटा देखें, उसने यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 4-पेंटेनोइक एसिड। ये है बेटा 4-पेंटेनोइक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का स्टाइल ये होता है कि आप ऐसे लिखते हैं, जिसमें 5 कार्बन है, इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 6 नाइट्रोजन है। ये स्टाइल होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का। जिन बच्चों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ऐसे, उनको तो बेटा मिला है बिल्कुल 0 मार्क। जिन बच्चों ने ये लिख कर आए ना, जो बच्चे, बेटा दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपने काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और उसको बताना होता है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन बेटा इसका ये लिया हुआ है, 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन है, ठीक है? तो C5। अब हाइड्रोजन काउंट करें बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 2 2 4।
4 3 कितने हो गए 7 और एक H8 C5H8O2। जिस बच्चे ने इस तरह लिखा होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चा ऐसे लिख कर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 COOH उसको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिपीटिंग यूनिट वाला काफी बच्चों ने ठीक बनाया था। रिपीटिंग यूनिट वाला जो है बेटा, आपने इसका रिपीटिंग यूनिट बनाना है, बड़ा सिंपल है, बस डबल बॉन्ड खत्म करें बेटा, डबल बॉन्ड खत्म कर दें। ठीक है, सर इस सवाल में कोई गलती थी जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने की थी? नहीं ये मोस्टली बच्चों का ठीक था भाई। अच्छा, वैसे ये सर अगर मोस्टली कोई बच्चों का एक से ज्यादा रिपीट यूनिट्स बना दे तो नंबर्स कटेंगे? नहीं नहीं नंबर नहीं कटेंगे, मोस्टली बच्चों ने बनाए हैं बेटा, बनाए हैं, लेकिन सर एन नहीं लिखना होगा होता। नहीं बेटा एन लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिखना लिख दे। उसने तो मार्किंग स्कीम में ब्रैकेट वगैरह भी नहीं डाली, बस आपने बॉन्ड्स। हाँ, अगर जिस बच्चे ने बेटा कार्बन के बॉन्ड शो नहीं किए, 3 बॉन्ड शो किए, उसके मार्क्स काटे हैं मैंने। जिसने ये करके आ गया ना उसके मार्क्स कटे हैं। जिसने यहां लाइन लगाई है, यहां लाइन लगाई है, वो बच गया बेटा। ठीक है, अब आगे आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक्स है भाई, बहुत ज्यादा। अनसैचुरेटेड एसिड्स आर ऑफन ब्रोमिनेटेड बिफोर, ठीक है, ये तो उसका कह रहा है कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू 4-पेंटेनोइक एसिड, इंक्लूड द स्ट्रक्चर। अच्छा ये बेटा एक स्ट्रक्चर है जिसमें उसने ये जो लंबी सी चेन है ना कार्बन की CH2 COOH, उसको उसने R से शो कर दिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब हम मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, और मैकेनिज्म में उसने बता दिया आपको कि आपने करली चार्जेस, करली एरोस, चार्जेस और लोन पेयर हर चीज ड्रॉ करनी है। अक्सर बच्चों ने ब्रोमीन के ऊपर चार्जेस नहीं डाले बेटा, रीजन पता है कि ब्रोमीन हालांकि ये एक नॉन पोलर है, लेकिन इस पर चार्जेस क्यों आ गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रीजन पता है सब बच्चों को? न्यूक्लियोफाइल सर, ऊपर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड yes, न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड है ना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के एक साइड पर चले जाएंगे, तो जिससे अवे जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव। अच्छा बेटा, अब यहां पर देखें, अक्सर बच्चों ने ऐसे किया भाई, बड़ी हैरानगी हुई है, ये क्यों किया भाई? हमेशा कौन किस पर अटैक करता है ये बताएं? न्यूक्लियोफाइल सर, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ये अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन है उस पर। बेटा आपको ये एरो ड्रॉ करना था ऐसे। अब देखें बेटा कि ब्रोमीन को ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खींच रहा है, और इस ब्रोमीन को नीचे ये वाला ब्रोमीन भी खींच रहा है। देखें इस तरह की सिचुएशन है, आप अपने माइंड में ये सिचुएशन लाजमी लाया करें कि इस ब्रोमीन को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन है, ये कार्बन खींच रहा है, और बेटा इसी ब्रोमीन को ये नीचे वाला ब्रोमीन भी खींच रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेच हो कर एट द एंड टूट ही जाएगा। तो उस बॉन्ड टूटने के प्रोसेस को शो करना है आपने ऐसे करके, ये कि बॉन्ड टूटेगा। और आपको पता है जब भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हेट्रोलिटिक फिशन होती है। हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर चले जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना था? कार्बोकेटाइन बनाना था बेटा, कार्बोकेटाइन। ये बेटा, ये क्यों बनाया बेटा मैंने कार्बोकेटाइन? इसलिए बनाया कि बेटा ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना, ये इधर आ गया, देखें ये इस कार्बन का बेटा, ये जो ये कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन के पास चला गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इस कार्बन पर, इसलिए बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और साथ में Br नेगेटिव विद लोन पेयर, ये बनाना नहीं भूलना भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? आपने करली एरो स्टार्ट करना है फ्रॉम द लोन पेयर। लोन पेयर से बेटा आपने करली एरो स्टार्ट करना है, लोन पेयर से। नेगेटिव चार्ज से जिन बच्चों ने स्टार्ट किया उनके मार्क्स काटे हैं मैंने। यहां से बेटा लोन पेयर से आपने स्टार्ट करना है, इधर एरो जाना चाहिए ऐसे करके। और ये बेटा आपका, मैं भी इसमें मिस्टेक्स बताता हूं कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक बेटा की है।
अच्छा बेटा सुने, अब मिस्टेक जिन जिन बच्चों ने की है वो जरा देख लें। जिन बच्चों ने इस स्केलेटल को, हालांकि देखें ये मैं भी इससे एग्री नहीं करता कि उसने आधा स्केलेटल बनाया हुआ है और आधा स्ट्रक्चरल बनाया हुआ है। आपको भी उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना है बेटा, ठीक है? आपको ही उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कार्बन को अब शो नहीं करना बेटा। इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बन को शो मत करना, क्योंकि ये उसने स्केलेटल बेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आपको स्केलेटल के अंदर ही मैकेनिज्म बताना है। जिस बच्चे ने यहां पर कार्बन लिखा होगा ऐसे करके, उसका मैंने -1 बेटा किया है। रीजन यही है कि जब उसने स्केलेटल फॉर्मूला आपको दिया है तो आप भी स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर ही आंसर देंगे। जिस बच्चे ने ऐसे लिखा है ना, अब जिस बच्चे ने ऐसे लिखा है उसका मैंने एट द एंड 1 मार्क बस काटा है, क्योंकि उसने स्केलेटल के बजाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को यूज कर दिया। हालांकि एग्जामिनर खुद जो फॉर्मेट यूज कर रहा है आपको भी वही यूज करना है बेटा, ठीक है जी? ये मैकेनिज्म क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेटा ये मैकेनिज्म मुश्किल लग रहा हो ना स्केलेटल में, तो उसका एक हल भी बताता हूं। आप ना रफ वर्क में बेटा, आप रफ वर्क के अंदर इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया करें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना स्केलेटल में, तो इस तरह बनाकर रफ वर्क में पहले इस तरह बना लिया करें, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ऐसे, और ऐसे बेटा बना लिया करें, ठीक है? और फिर इसको स्केलेटल में बेटा कन्वर्ट कर दिया करें। फिर आप इसको स्केलेटल में कन्वर्ट कर दें। क्लियर हो गया बेटा? 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये करेंगे। इसमें कोई, अगर आप जिस बच्चे ने ये किया है, काफी बच्चे हैं जिन्होंने ठीक भी किया बेटा, तो उनको 4 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। सर ब्रोमीन जो है पिछले क्वेश्चन में वो उस वाले कार्बन की तरफ मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से जाता है ना? बेटा ज़ुहैब, चीजें याद करके आया करो बेटा। मार्कोनिकॉफ रूल वहां लगता है जहां पर आप हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों सेम। होमोटॉमिक तो वो में उसका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता बेटा। अच्छा, तो फिर अरे वो अच्छा ठीक है सर। नो मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं यहां पर HCl ऐड कर रहा होता, HCl, फिर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल जब ऐड करते हैं तब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये तो होमोटॉमिक है, हर कार्बन पर ब्रोमीन ही आना है एट द एंड, तो नाम तो सेम रहेगा। ओके सर, लेकिन मैं सर बोल रहा हूँ कि कार्बन जो वो कार्बोकेटाइन जो है वो कार्बन वो वाला इसलिए क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि वो एक बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। दिस इज स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें एक इसमें क्या है, चलिए ये बात ही बेटा मैं बता देता हूँ। ये आपने अच्छा किया कि ये याद करा दिया बेटा। ये सुन ले, ये बात सुन ले, ये इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया है बेटा। जो बच्चा ये बनाकर आएगा, देखें अब रॉन्ग वेरिएंट देख ले, फिर जो बच्चा ये बनाकर आएगा उसका गलत होगा भाई। क्या बनाकर आएगा, देखें कि R H H H Br बेटा। जो बच्चा ये बनाकर आएगा उसका क्यों गलत होगा बताएं, शाबाश। क्योंकि इसने कौन सा कार्बोकेटाइन बना दिया है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हालांकि यहां पर ऑप्शन था कि वो सेकेंडरी बना सकता था, इसलिए बेटा ये वाला गलत होगा। जिस बच्चे ने ये बनाया होगा ना, वैसे किसी बच्चे ने ये मिस्टेक नहीं की, हैरान कुन तौर पर, ये आपका तुक्का लग गया होगा बेटा कि सब बच्चों ने यहीं पर ऐड कर दिया, लेकिन जो बच्चा ये बनाएगा उसका गलत होगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ रिएक्शन ऑफ अनदर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड T इज शोन। T इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इतना बड़ा उसने लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस, और बड़ी हैरानगी है बेटा, नीचे बच्चे बात कर रहे हैं कायरल कार्बन की। भाई कायरल कार्बन स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर जो बनाती हैं उनमें कायरल कार्बन होता है, ये ज्योमेट्रिकल कुछ और चीज है। अब बेटा देखें, वो कह रहा है कि आपने इसका क्या बनाना है जी, आपने ड्रॉ दी अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ T। आप अगर एक चीज नोट करें ना, ये सेम है बेटा,
इसमें दोनों कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स जो है ना सेम साइड पर है। तो आप ये करें, आपने इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो सिस तो उसने दोनों बनाए हुए, दोनों सिस ही है बेटा। सॉरी, ये तो आपका यहां पर तो वो हो गया ना, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। ये टी आपका बेटा क्या है, सिस है, क्योंकि इसमें दोनों जो कार्बन वाले कंपाउंड हैं, कार्बन वाले, वो एक साइड पर आ रहे हैं। आपसे वो ये कह रहा है कि आप इसका दूसरा पेयर बनाएं या दूसरा आइसोमर बनाएं, ट्रांस। बेटा ट्रांस कैसे बनाएंगे? ट्रांस के लिए आपको बस एक ग्रुप नीचे कर देना है, एक को ऊपर ही रहने देना है। किसी एक को नीचे कर देते बेटा, चाहे कार्बोक्सिलिक को, जिन बच्चों ने ये बनाया है उनका भी ठीक है। जिन बच्चों ने इस तरह किया है कि COOH को ऊपर रहने दिया है, C6H13 को नीचे कर दिया है, उनका भी ठीक है बेटा। तो आपने इन दोनों में से कोई एक बना लेना था, तो आपका बेटा आंसर ठीक हो जाना। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। जी बेटा जल्दी से सर क्वेश्चन आप पूछते तो है इसका जल्दी वो जो COOH और C6H13, ये इन दोनों का रिलेशन क्या है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिस कार्बन ट्रांस है, है? दोनों में कार्बन है बेटा। अच्छा, जब एक लेकिन जैसे वो ना सेम होना बेटा जब एक जैसे ना होना, आप हेलोजेंस की बेस पर ही कह सकते हैं। अगर दोनों हेलोजेंस एक जैसे तो नहीं है, अगर ये इस तरह होना सपोज बेटा ऐसे, तो आप फिर इसको सिस कहते हैं, क्योंकि दोनों हेलोजन सेम साइड पर आ रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि इस सेंस में दोनों कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सेम साइड पे आ रहे हैं, तो इस वजह से ये सिस है। जी बेटा जी। अच्छा बेटा, फिर उसने ये कहा है, बेटा ये कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द मॉलिक्यूल एग्जिबिट दिस फॉर्म ऑफ आइसोमर। बेटा उसमें आप देखेंगे, आपने कहना है कि ये आइसोमर क्यों एग्जिस्ट करता है बेटा, इस वजह से क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों ग्रुप्स क्या है बेटा, डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपने एक ये लिखना था कि डिफरेंट ग्रुप्स। बेटा ये माइक ऑफ कर दें, किसी बच्चे का माइक ऑन है। ऑन ईच कार्बन, ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन। और बेटा दूसरी चीज बेटा देखें कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाता है ना, तो वो मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं होने देता बेटा। आपको पता है कि जो इस तरह के बेटा मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, उसमें ये एटम्स कॉन्टिन्यूसली इस तरह घूम रहे होते हैं बेटा, रोटेट कर रहे होते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से उनमें जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आप ये भी लिख सकते थे बेटा इसमें कि रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रोटेशन में। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बेटा ऐसे समझाता हूं, देखिए मेरी बात सुने। ये एक आपके पास रजिस्टर है बेटा, 2 बल्कि रजिस्टर है बेटा आपके पास। ये जरा गौर से बात सुनिएगा। इन दोनों रजिस्टर के दरमियान में आप एक नेल डालते हैं बेटा, ये नेल है दोनों रजिस्टरों के दरमियान में, ऐसे करके। मुझे ये बताएं कि आप इन रजिस्टर्स को रोटेट कर सकते हैं? अगर आप एक नेल इसके दरमियान में डाल दें तो क्या ये रजिस्टर रोटेट होंगे या नहीं होंगे? जी बेटा इस बात का आंसर दें। 2 रजिस्टर्स हैं आपके पास 2 बेटा बुक्स हैं या 2 पेजेस हैं, ये समझ लेंगे 2 पेजेस है बेटा, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। इन दोनों पेज के दरमियान में आपने एक नेल या एक पिन बेटा डाली है, तो क्या ये दोनों पेजेस आप रोटेट करवा सकते हैं उस पिन के अराउंड? बेटा आंसर चाहिए मुझे। हेलो सर स्क्रीन दोबारा दिखा दें। सर इसको हम रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेटा मैं उसको ये थोड़ा कह सा रहा हूं, घुमाओ। मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, फिर सुनिएगा क्वेश्चन मेरा सुनिएगा, कि आपके पास 2 पेजेस हैं और आप उन 2 पेजेस के दरमियान में एक पिन बेटा डालते हैं, पिन। तो क्या वो 2 पेजेस रोटेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं। लेकिन अब अगर एक और सिचुएशन देखें, अब इसको समझ लें बेटा, ये जो एक पिन है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको ये आप कंसीडर करें। अब अगर बेटा मैं ऐसे करूं कि इन 2 पेजेस के दरमियान बेटा 2 पिन्स लगा दूं, एक पिन इधर और एक पिन बेटा इधर, तो क्या अब मैं इन पेजेस को रोटेट करवा सकता हूं? नहीं सर। नहीं। इसी तरीके से बेटा याद रखिएगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए ना, फिर ये ग्रुप्स जो है होते हैं ये रोटेट नहीं कर सकते। फिर जो सिस है वो सिस रहेगा, जो ट्रांस है वो ट्रांस रहेगा।
ये ऑपोजिट साइड पर अगर ये ग्रुप्स आ गए हैं तो ये ऑपोजिट साइड पर ही रहेंगे, अगर ये सेम साइड पर हैं तो वो सेम साइड पर ही रहेंगे बेटा, इनकी रेस्ट्रिक्शन रुक जाती है। लेकिन यहां देखें बेटा, इधर जरा यू को देखिएगा बेटा, यू को, यू में हम सिस ट्रांस क्यों नहीं बनाते बेटा? यू में सिस ट्रांस इसलिए नहीं बनाते कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो C6H13 है ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसमें इसलिए सिस ट्रांस नहीं बनता। कभी ये COOH नीचे होता है, अगले इलम में ऊपर आ जाता है, तो यहां पर रोटेशन हो रही होती है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ये ग्रुप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रोटेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनमें सिस ट्रांस आइसोमर बनते हैं। अच्छा, अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट जो कि बड़ा ही आसान था और ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, अच्छे बच्चों ने भी गलत किया बेटा। वो ये कह रहा है कि बताएं कि T से U कैसे कन्वर्ट हुआ बेटा, क्या चीज ऐड की होगी T से U में? हाइड्रोजन गैस। तो ये वहां लिखना था बेटा, कोई बच्चा लिख कर आ रहा है निकल कैटलिस्ट। भाई रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट, रिएजेंट मीन रिएक्टेंट। कोई बच्चा लिख कर आ रहा है वाटर। भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में गया है तो आपको हाइड्रोजन होगा सर। जी, आपको यहां लिखना था हाइड्रोजन गैस, सिंपल। सर अगर गैस लिखना भूल गए सिर्फ हाइड्रोजन लिख दिया तो? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा आगे आ जाए इस क्वेश्चन पर। यहां पे भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं भी बताता हूं आपको। 1 ब्रोमोब्यूटेन बेटा, पहले तो इसका रिएक्शन समझ लें। ये जी बेटा 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रिएक्शन वो बेटा करा रहा है HCN के साथ, ठीक है। HCN के साथ बेटा इसका रिएक्शन होगा। ये KCN यहां पर एज ए कैटलिस्ट है बेटा, KCN इज ए कैटलिस्ट। जिस तरह वहां पर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में NaCN लिया हुआ था, तो इसका रिएक्शन मुझे बताएं क्या होगा। ये एथेनोलिक HCN है, रिएक्शन बेटा ये होगा कि जो Br है उसको CN रिप्लेस कर देगा। मुझे ये समझ नहीं आई, अक्सर बच्चों ने Br यहीं पर रहने दिया है, CN को किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा दिया है। भाई रिएक्टिव पार्ट ये है, ये रिएक्टिव पार्ट है ना CBr, तो रिएक्शन भी तो इधर ही होगा। तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी थी बस, और Br की जगह CN लगाना था। और उसने कहा था जी आप डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाए P का, तो डिस्प्लेड फॉर्मूला बेटा ऐसे बनना था। अब मैं इसमें आपको मिस्टेक बताता हूं जो कि बेटा बहुत ज्यादा, मोर देन 90% बच्चों ने ये मिस्टेक की। मुझे बताएं जिसमें कोई, एक मिनट, ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन है। हाँ जी बेटा, कोई मिस्टेक है इसमें? मैंने ये देखें, ये इस Br की जगह CN लगा दिए सर। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स नहीं है जी। तो आप लोगों ने वहां ये काम किया भाई, आप लोगों ने वहां पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड शो नहीं किया, जिसकी वजह से 0 हो गया। डिस्प्लेड फॉर्मूला में तमाम बॉन्ड्स देखें, जो चीज वो बोल्ड करके लिखते हैं ना उसको जरा ध्यान से देखा करें, ऐसे लिखना था आपने। अब आगे आ जाए जी। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, यहां पर ये मैक्सिमम बच्चों का ठीक था। कंप्लीट द रिएक्शन स्कीम टू शो द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन विद OH एक्वस। बेटा ये देखिए, ये OH एक्वस है और ये आपके पास हेलोजेनोएल्केन है। हेलोजेनोएल्केन का जब भी मैकेनिज्म लिखना है तो पहले आपने वर्किंग करनी है। आपका थिंकिंग प्रोसेस ये होना चाहिए, आप पहले सोचें कि जी ये जो हेलोजेनोएल्केन है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। पहले प्राइमरी और टर्शरी को सोचें बेटा, कौन सा है ये जो उसने दिया हुआ है? प्राइमरी है सर। ये प्राइमरी है, तो ये बेटा कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2 को। यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा बेटा, ये बात याद रखिएगा, नो कार्बोकेटाइन। तो आपने अक्सर बच्चों ने चार्जेस नहीं डाले, चार्जेस डालनी है। कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, ब्रोमीन इज स्लाइटली नेगेटिव, लोन पेयर नहीं डाला बेटा। और जिस बच्चे ने लोन पेयर हाइड्रोजन पर डाला है उसका गलत होगा, क्योंकि भाई लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने बेटा इस तरह चार यहां रिएक्शन करना था ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर बेटा ये जाकर अटैक करेगा। ठीक है जी। और बेटा ये बॉन्ड अब टूटेगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटने जा रहा है क्योंकि वीकर बॉन्ड है बेटा।
आपको ये इंटरमीडिएट बनाना है। जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट नहीं भी बनाया, क्योंकि उसने चले यहां पर अलाउ किया हुआ था, लेकिन आपने इंटरमीडिएट बेटा बनाना है, इसको हैबिट बना लें। इंटरमीडिएट आपने हर हालत में बनाना है। एक तो बेटा है जी आपका CH2 CH3, एक है बेटा आपका H, एक H इधर। ये बेटा आपका जो नया बॉन्ड बनने जा रहा है OH, और ये जो बॉन्ड टूटने जा रहा है ये Br। ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर ना डाला तो मार्क्स कटवाएंगे। Br पर स्लाइटली नेगेटिव, OH पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। ये चार्जेस बेटा देखें, ये कंप्लीट नेगेटिव था, लेकिन जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्लाइटली नेगेटिव इसको कीजिएगा, ठीक है। ये आपने ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने बेटा क्या करना था, बेटा इसकी अरेंजमेंट आप जिस मर्जी कर देते, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपने बनाना था। तो इसके बेटा 3 मार्क्स थे। बस ये खत्म होने वाला है, इसको लास्ट रिएक्शन है बेटा। आगे आ जाइए अब। ब्यूट 1इन, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ब्यूट 1इन, इसमें मेजर और माइनर, जो बच्चा अभी बात कर रहा था ना जोहेब के इसमें मार्कोनिकॉफ रूल, बेटा तो मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब आप हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है जी आपने, इसमें स्टीम ऐड करना है, वाटर। बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है जिसमें OH, अच्छा मेजर प्रोडक्ट के लिए बेटा आपने हेल्प लेनी है मार्कोनिकॉफ रूल से कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आप ऐड करवाएंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है बेटा। तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा, ये OH किस कार्बन पर जाएगा भाई, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पर। तो जो आपका S होगा ना बेटा, S वो ये होगा CH3 CH2 CHOH एंड CH3, यही होगा ना बेटा S, ये मेजर प्रोडक्ट है। और आपका T क्या होगा बेटा, T इसका ऑपोजिट बना दे, T आपने इसका ऑपोजिट बना देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट क्या होता है कि जिसमें आप इसके ऑपोजिट कर दे, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर ले जाएं जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो उसमें बेटा T आपका बनेगा ये CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब बेटा आगे आ जाएं, ये आपको समझ आ गया मेजर और माइनर। अब बेटा आगे देखें, आगे वो ये कह रहा है कि जो आपने मेजर बनाया है ना S, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है जी। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, क्या बताया था कि एक H OH से रिमूव होगा, एक H अल्फा कार्बन से रिमूव होगा भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाकर देता है बताएं जी, कीटोन। कीटोन। बेटा ये देखें, ये मैंने क्या किया कि एक H अल्फा कार्बन से रिमूव किया, एक H अल्कोहलिक हाइड्रोजन से मतलब OH से, और जो एटॉमिक ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा, और ये आपके पास कीटोन बन गया। अब उसने ये कहा था बेटा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स। टाइप ऑफ रिएक्शन में बेटा आपने बताना होता है कि ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। तो आप देखें इसके मैकेनिज्म पर गौर करें, या सिंपल आप उसने अलाउ किया अगर बच्चा एडिशन भी लिख दे, हालांकि इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन्स कौन से रिएक्शन देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एल्कीन्स इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अपने अंदर किसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बाज बच्चों ने ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है भाई, ये कहां से ऑक्सीडेशन है, आप वाटर ऐड कर रहे हैं एल्कीन के अंदर। अच्छा अब बेटा यहां पर ये आप समझ लें कि मोर देन 90% बच्चों का आंसर गलत है। देखिएगा क्यों। सर एक सेकंड दिखाएंगे पिछले वाला। जी बेटा सर ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा पूछो जल्दी से। सर इससे अगला जो सवाल अभी आप करने लगे इसके बारे में मेरे है कि चलो मुझे बताने दो बेटा, मुझे बताने दो पहले 1 मिनट, मैं पहले बता दूं फिर पूछना क्वेश्चन। बेटा इसके अंदर मैं आपको पहले इसका मैकेनिज्म करके देता हूं और फिर आपको मैं पहले क्वेश्चन बेटा पढ़े। व्हाई S इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, मुझे अच्छी तरीके से याद है बेटा, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट द रीजन। मार्कोनिकॉफ रूल रीजन नहीं है कि ये मेजर क्यों बन रहा है। रीजन क्या है,
अभी मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखा देता हूं ताकि आपको रीजन समझ आए कि मेजर क्यों बने। बेटा ये मैं अभी मैकेनिज्म कर रहा हूं किसका, ये मैं बेटा मैकेनिज्म कर रहा हूं ब्यूटेन 2-ऑल का, जो मैंने ब्यूटेन 2-ऑल बनाया है ना पीछे बेटा, मेजर प्रोडक्ट उसका। बेटा मैकेनिज्म ऐसे होगा कि पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको डिस्प्ले में बनाता हूं बेटा, चले इसको डिस्प्ले में बनाता हूं ताकि आपको बॉन्ड भी समझ आए। ये ऐसे है भाई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा बेटा ये होगा इस तरीके से, ऐसे। अब बेटा रिएक्शन ऐसे होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल ने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया है, ये बेटा बताएं कि यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया जी, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्यों बने? क्योंकि बेटा ये जो एक पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड के अंदर ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन था, एक मिनट मैं इसका जरा कलर चेंज करता हूं, ये जो बेटा आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है इस कार्बन का, ये चला गया इस हाइड्रोजन के पास, तो इस कार्बन का लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव विद लोन पेयर है बेटा, ये नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लोन पेयर, आपने लोन पेयर से एरो स्टार्ट करना है और आपके पास ये बन जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जब मैंने बेटा मेजर बनाया है, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट के मैकेनिज्म में कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है या नहीं? सर सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, इसलिए। अब बेटा मुझे ये समझ नहीं आई कि जब उसने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई S इज द मेजर प्रोडक्ट, तो अक्सर बच्चों ने लिखा है जी कि S इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। बेटा ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है, इसके पीछे ये तो एक रीजन की बेस पर रूल बना दिया उन्होंने। रीजन क्या है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन मीन आपने रीजन देनी है बेटा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा डिफाइन मार्कोनिकॉफ रूल, रीजन पूछ रहा है तो आपने रीजन ये बतानी थी कि बेटा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। क्यों? अच्छा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और अल्काइल ग्रुप्स आर दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से बेटा वो इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का वर्ड यूज कर लें, ज्यादा आसान है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके बजाय कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें, वो टर्म मुश्किल है। आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बस याद रखें कि 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। अगर आप बेटा माइनर बनाए ना, माइनर, तो माइनर के अंदर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? माइनर के मैकेनिज्म के अंदर सर प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो अनस्टेबल है इसलिए वो कम बनेगा। अच्छा लास्ट चीज बेटा, जो आप यहां पर भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है, सुने, उसने पूछा था स्केलेटल फार्मूला, जरा S T और U को बेटा याद रखिएगा, इनके स्केलेटल फार्मूला बनाने हैं आपने। तो बेटा S का स्केलेटल फार्मूला ये होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा, तो S का ये होगा 1 2 3 4 और OH बेटा इधर आ जाएगा। अक्सर बच्चों ने स्केलेटल में ये बनाया हुआ है, बताए मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं? नहीं मिलेंगे मार्क्स, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। T का बेटा बनाना था आपने, T का स्केलेटल फार्मूला, तो बेटा 4 कार्बन है 1 2 3 4 और इसके बाद 5वां यहां पर आना था बेटा, ये इधर, ये 4 कार्बन है 1 2 3 4 और ये OH। और S का U का बेटा स्केलेटल बनाना था, तो 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पर ये आ रहा है, ये आपने बेटा करना था।
लास्ट रिएक्शन है 1 मार्क का, ये भी मैंने उन बच्चों का गलत किया, भी बताता हूं इसमें क्या मिस्टेक है। S to U, बेटा S to U में आपने जाना है, S ये था बेटा और U था बेटा ये, इसका रिएक्शन करना था भाई। जब भी वो आपसे ये कहे ना कि रिएक्शन करें तो बराए मेहरबानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करें। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिन जिन बच्चों ने यूज किया मैंने उनको मार्क्स नहीं दिए जी। जिन जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है ना C4 5 6 7 8 9 10, मुझे ये बताएं मैंने कभी आपको इस तरह बेटा लिख कर दिया है कभी ऑर्गेनिक रिएक्शन? कभी ऐसे लिखे हैं? जरा अपनी नोटबुक चेक कीजिएगा तो आप लोगों ने क्यों लिखा है भाई इस तरह C4H10O? ये तो कोई, आपने जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखना है तो आपको बेटा स्ट्रक्चरल इक्वेशन लिखनी है। आप चाहे यहां डिस्प्लेड लिख देते क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि वो आपसे ना कहे। और यहां पर बेटा आपने एटॉमिक ऑक्सीजन ऐसे यूज करना था, CH3 CH2 CO CH3। अच्छा, जिन बच्चों ने वाटर नहीं बनाया उनके भी मार्क्स कटे क्योंकि आपने बेटा एक इक्वेशन लिखनी थी तो इसको बैलेंस करना आप पर लाजमी था। जिन बच्चों ने वाटर नहीं लिखा उनके मार्क्स कट गए हैं। सारा आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी। ये है जी आपका क्वेश्चन। पूरा पेपर हो गया सॉल्व। अब मुझे ये बताएं पेपर आसान था या मुश्किल था बेटा? ये सर इतना आसान